नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वर्ग 9 की हिंदी की पुस्तक गोधुली के अध्याय 6 जो एक रेखा चित्र है जिसकी लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, उसी का पाठ करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम विष्णु प्रभाकर पे एक नज़र डालते हैं कि विष्णु प्रभाकर कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं क्या थी, कैसी थी। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के उस समय आगरा प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत, उसी में 1912 ईस्वी में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही पाठशाला में हुई। कुछ दिनों के बाद वे हिसार चले गए हरियाणा के, और वहाँ उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई हुई। विष्णु प्रभाकर शुरू से ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपने लेखन में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक बुराइयों पे शुरू से ही लिखा। उनका मुख्य स्वर यही था कि राष्ट्रीय चेतना जागृत हो उनके लेखनी से। 1955 के आसपास वो रेडियो में काम करने लगे और वहाँ वो रेडियो रूपक लिखा करते थे। बाद में उन्होंने रेडियो रूपकों के अलावा रंगमंचीय नाटक भी लिखा। अब रेडियो रूपक और रंगमंचीय नाटक में अंतर है। रंगमंचीय नाटक में दर्शक आपको सामने से देख रहा होता है, तो बहुत सारी बातें आप बिना कहे हुए भी अपने हाव भाव से दर्शकों को दर्शा सकते हैं और दर्शक आपका अभिप्राय समझ जाता है। लेकिन वही जब हम रेडियो रूपक लिखते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि दर्शक हमें सुन नहीं रहा होता, देख नहीं रहा होता है, वो श्रोता है, वो हमें केवल सुन रहा है। तो सुनने के क्रम में हम अगर किसी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं तो वो श्रोता तक प्रेषित नहीं हो सकता है। दर्शक को तो मान लीजिए कि हम अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन यही बात जब रेडियो रूपक के संदर्भ में हम करेंगे तो रेडियो का श्रोता हमारे हाव भाव को नहीं देख पाता है, वो हमारे आवाज के अवरोह और आरोह को ही पहचानता है। तो ध्वनि से, शब्द से या किसी संगीत के माध्यम से ही हम श्रोताओं तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो रेडियो रूपक लिखने में इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो प्रदर्शित करना चाहता है, हम जो दिखाना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, वो श्रोताओं तक सहज रूप से पहुंच सके। तो रेडियो रूपक और रंगमंचीय नाटक दोनों के लेखन का तरीका अलग है, क्योंकि रेडियो रूपकों में हम छोटे छोटे भावों को भी शब्द देते हैं, जबकि रंगमंचीय नाटकों में उन भावों को हम केवल कार्यकलापों द्वारा भी दर्शाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद इन्होंने भिन्न भिन्न रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में ढलती रात, स्वजयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात और डॉक्टर नाटक प्रचुर मात्रा में इन्होंने लिखा। बाल साहित्य भी लिखा, एकांकी भी लिखा, नाटक भी लिखा, संस्मरण और यात्रा वृतांत भी लिखा। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये सब एकांकी संग्रह हैं। जाने अनजाने संस्मरण है। आवारा मसीहा जो कि शरत चंद्र की जीवनी पे था, ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा और इनके प्रभामंडल को बढ़ाने में आवारा मसीहा के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि विष्णु प्रभाकर कैसे बने। क्योंकि शुरू में विष्णु गुप्त लिखा करते थे। बाद में इनकी जब सरकारी नौकरी लगी तो इनके ऑफिसरों ने, चूंकि वहाँ बहुत सारे विष्णुगुप्त थे, इन्हें विष्णु धर्मदत्त नाम रख दिया। लेकिन ये विष्णु उपनाम से ही लिखा करते थे। बाद में किसी संपादक से बातचीत के दौरान संपादक ने कहा कि आप इतना छोटा उपनाम या नाम क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसे आपको बड़ा करना चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने कोई एग्जाम पास किया है क्या?
तो इन्होंने कहा कि जी हिंदी से प्रभाकर किया है। तो उन्हीं संपादक महोदय ने विष्णु जी के नाम के अंत में प्रभाकर जोड़ दिया और वही प्रचलन में आ गया और विष्णुगुप्त जी हिंदी साहित्य इतिहास में विष्णु प्रभाकर के नाम से जाने जाने लगे। तो अगली कहानी नहीं, रेखा चित्र अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर की ही रचना है और हम अगले भाग में उस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।